नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। आज के इस वीडियो हम संविधान की अनुसूचियाँ, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी के जो 5 चैप्टर थे, भारत का संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा, संविधान की उद्देशिका, संविधान के स्रोत और संविधान के भाग, इन सभी टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको पढ़ा दिए थे। अगर आपने ये वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आज के इस वीडियो हम संविधान की अनुसूचियाँ, इससे संबंधित टॉप क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपके आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसे मूल संविधान कहा जाता है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था और इसमें क्या लिखा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं कि हमारे संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ हैं, इसमें क्या लिखा गया है। उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अगर हम इन 12 अनुसूचियों में देख लेंगे कि क्या लिखा हुआ है, तो उसके बाद जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप उसका जवाब जो है वो बहुत ही आसान तरीके से दे पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमारे संविधान की पहली अनुसूची है, इसमें हमारे भारत के राज्यों के बारे में और उसके केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में हमारे भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का जो उल्लेख है हमारे संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। ठीक है, देखिए इससे पहले क्या था, हमारे भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, जब 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था, तो हमारे भारत में जो राज्यों की संख्या थी वो 29 हो गई थी और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 2020 में क्या किया गया है कि जम्मू कश्मीर, जो कि पहले राज्य हुआ करता था, अब इसे 2 भागों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इन दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या थी वो 9 हो गई थी और भारत में राज्यों की जो संख्या थी वो 28 हो गई थी। लेकिन 2020 में ही क्या किया गया है कि जो केंद्र शासित प्रदेश था, दादर और नगर हवेली और जो दमन और दीव, जो कि अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, अब इन्हें मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो 8 हो गई है। तो वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसलिए आपको बताया गया है ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये सारी कहानी मालूम होगी तो आप इसका जवाब बहुत ही आसान तरीके से दे पाएंगे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तेलंगाना को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था, तो तेलंगाना को 2014 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं वर्तमान में, इनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है दिल्ली, पांचवा है लक्षद्वीप, छठा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और सातवां है पुदुचेरी, और आठवां है दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, जिन्हें मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिए गए हैं। तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं ये। और यहाँ पे दिल्ली का नाम आया तो इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब प्रदान किया गया था, तो 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, तो 69वां संविधान संशोधन जब 1991 में किया गया था, तब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान की जो दूसरी अनुसूची है इसमें क्या लिखा गया है। तो हमारे संविधान की जो दूसरी अनुसूची है इसमें विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। विभिन्न पदाधिकारी कौन कौन से हैं इसमें ये भी मालूम होना चाहिए। तो देखिए, जैसे हमारे भारत के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जैसे कि हमारे भारत के राष्ट्रपति, हमारे राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा और विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा और विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति हैं, और जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, और जो हमारे भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं जिसे कैग कहा जाता है, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है। और जो हमारे संविधान की तीसरी अनुसूची है इसमें विभिन्न अधिकारियों के पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। देखिए, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं, ये जब पद ग्रहण करते हैं तो पद ग्रहण करने के समय ये एक शपथ लेते हैं। तो उसी शपथ का उल्लेख हमारे संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है। तो दूसरी और तीसरी अनुसूची आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगी। दूसरी अनुसूची में सैलरी की बात कही गई है और तीसरी अनुसूची में इन्हीं अधिकारियों के पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और जो चौथी अनुसूची है इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होगी इसका उल्लेख किया गया है। यानी कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख हमारे संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किस राज्य में राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे, ये बताया गया है। ठीक है। किस केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, इन सब का उल्लेख हमारे संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। और देखिए, जो हमारे संविधान की पांचवी अनुसूची है इसमें अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे प्रशासन और नियंत्रण किस प्रकार से होगा ये बताया गया है। जबकि हमारे संविधान की जो छठी अनुसूची है इसमें केवल और केवल जो अनुसूचित जनजाति वाले 4 क्षेत्र हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पे प्रशासन किस प्रकार से होगा ये बताया गया है। ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन किस प्रकार से होगा इसका उल्लेख हमारे संविधान की छठी अनुसूची में किया गया है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपको ये 6 अनुसूचियाँ आसानी से याद हो जाएंगी। देखिए, जो हमारे संविधान की पहली अनुसूची है इसमें हमारे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। जबकि संविधान की जो दूसरी अनुसूची है इसमें जो राष्ट्रपति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, और जो हमारे भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, जो राज्यों के राज्यपाल हैं, तो इन सभी अधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। जबकि तीसरी अनुसूची में इन्हीं अधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। और चौथी अनुसूची में ये बताया गया है कि किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, इसका उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। जबकि पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे प्रशासन किस प्रकार से होगा ये बताया गया है। जबकि जो छठी अनुसूची है ये केवल और केवल जो एसटी वाले 4 क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति वाले जो 4 क्षेत्र हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पे प्रशासन किस प्रकार से होगा इसका उल्लेख छठी अनुसूची में किया गया है। ठीक है। अगली अनुसूची देखते हैं, 7वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है। तो जो 7वीं अनुसूची है इसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में जो विषय प्रदान किए गए हैं इनका उल्लेख किया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो इसी कारण से हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का निर्माण किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में जो विषय प्रदान किए गए हैं इसका उल्लेख हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। और जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है इसमें हमारे भारत की जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में हमारे भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इन 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। देखिए, मूल संविधान में हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें केवल 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था। तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं।
तो 9वीं अनुसूची जो है इसे हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, तब इसे जोड़ा गया था। इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें भूमि सुधार से संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो पहला संविधान संशोधन 1991 में किया गया था, तब इसे जोड़ा गया था। इसमें भूमि सुधार संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है। जबकि जो 10वीं अनुसूची है इसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या लिखा है? तो इसमें दल बदल कानून से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। देखिए, इससे पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अपनी मर्जी से चला जाता था या फिर वो अपनी पार्टी छोड़ देता था। तो इन्हीं सभी चीज़ों की समस्याओं को हल करने के लिए हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची का निर्माण किया गया और इसे 1985 में हमारे संविधान में जोड़ा गया। इसके तहत दल बदल कानून पारित किया गया। इसके तहत क्या होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उस व्यक्ति की जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाएगी और उस पर दल बदल कानून चलाया जाएगा। तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं आती, कोई भी व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अपनी मर्जी से नहीं जा सकता है। ठीक है, और जो 11वीं अनुसूची है इसे 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को काम करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इन 29 विषयों का उल्लेख इस 11वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, और जो हमारे संविधान की 12वीं अनुसूची है उसे 74वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया था, तब जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिकाओं को काम करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इन 18 विषयों का उल्लेख 12वीं अनुसूची में किया गया है। तो ये थी हमारे संविधान की 12 अनुसूचियां। इसमें क्या लिखा गया है ये आपको पता ही लग गया होगा। और हमारे संविधान की 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को हमारे संविधान में कब कब जोड़ा गया है ये भी आपको बता दिया गया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में पहला संविधान संशोधन जब 1951 में किया गया था तब जोड़ी गई थी, और 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन जब 1985 में किया गया था तब जोड़ी गई थी, और 11वीं अनुसूची को हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन जब 1993 में किया गया था तब जोड़ी गई थी, और 12वीं अनुसूची जो है ये 74वां संविधान संशोधन 1993 में जब किया गया था तब जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है? तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित विषयों को लिखा गया है, जबकि 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को काम करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इनका उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है। जबकि 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को काम करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इसका उल्लेख हमारे संविधान की 12वीं अनुसूची में किया गया है। तो ये थी हमारे संविधान की 12 अनुसूचियां। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। तो अगर आपको मालूम होगा कि किस अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया, उसमें क्या लिखा गया है, तो आप उन सब क्वेश्चन का जो जवाब है वो बहुत ही आसान तरीके से दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 अनुसूचियां थी। प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्तुत हमारे मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ पे प्रारूप समिति का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो प्रारूप समिति का जो गठन है ये 29 अगस्त 1947 में किया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर आपसे ये पूछा जाए प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। 1 अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे इनके नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। तो पहले सदस्य थे के.एम. मुंशी, दूसरे थे मोहम्मद सादुल्ला, तीसरे थे बी.एम. मित्र। देखिए थोड़े समय के बाद जो बी.एम. मित्र थे ये हट गए थे, इनके स्थान पर एन. माधवराव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था।
और चौथे थे अल्लादी कृष्णन स्वामी अय्यर, और पांचवे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, और छठे थे डीपी खेतान। देखिए 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है और इनके स्थान पर टीटी कृष्णाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया जाता है। तो ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष और सदस्य। इनके नाम आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो अगर आपको इन सभी के नाम मालूम होंगे तो आप उस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसान तरीके से दे पाएंगे। इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से तो बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में ये बताया गया है कि किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, किस केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी। तो इन सबका उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें किस राज्य में हैं। तो राज्यसभा की सबसे अधिक जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है जहाँ पे राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो दूसरे नंबर पर राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दूसरी अधिक सीटें जो है राज्यसभा की महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? तो महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं राज्यसभा की। और तीसरा जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में राज्यसभा की तीसरे नंबर पर अधिक सीटें हैं। तमिलनाडु पे राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो तमिलनाडु में राज्यसभा की 18 सीटें हैं। तो ये थी टॉप 3 राज्य जहाँ पे राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं, तो 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, जो कि पहले राज्य हुआ करता था लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है पुद्दुचेरी। तो ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटें हैं, जबकि दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटें हैं और पुद्दुचेरी में राज्यसभा की 1 सीटें हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए 3 केंद्र शासित प्रदेश में कुल राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो इन 3 केंद्र शासित प्रदेश में कुल राज्यसभा की 8 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुद्दुचेरी इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर राज्यसभा की कुल 8 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में 4 हैं, दिल्ली में 3 हैं और पुद्दुचेरी में 1 सीट है राज्यसभा की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिए ये। और ये टॉप 3 स्टेट हैं जहाँ पे राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। और यहाँ पे राज्यसभा का नाम आया तो इससे संबंधित आपको बहुत से क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया है कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो 245 है। इन 245 सदस्यों में से जो 233 सदस्य हैं ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं, और जो 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए किस आर्टिकल में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे, तो आर्टिकल 80 में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ये 12 सदस्य कौन कौन से होते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो 12 सदस्य होते हैं ये साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और आर्टिकल 80 में राष्ट्रपति को राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे पहले राज्यसभा का गठन कब किया गया था, तो 3 अप्रैल 1952 को सबसे पहले राज्यसभा का गठन किया गया था, 3 अप्रैल 1952 को। अगर आपसे ये पूछा जाए राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर ये पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं यही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो वर्तमान में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं, तो एम वेंकैया नायडू वर्तमान में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं और यही राज्यसभा के सभापति हैं वर्तमान में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए
कि हमारे राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये राज्यसभा के पहले सभापति थे और ये हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह जो है ये वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो देश दीपक वर्मा। देश दीपक वर्मा जो हैं ये वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगर ये पूछा जाए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए, जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तब हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था, तो उस समय हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 8 भाषाओं को हमारे संविधान में कब कब जोड़ा गया है। तो देखिए, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 बार संशोधन किया गया है। एक बार 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था, जिसके तहत सिंधी भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, और दूसरी बार 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जिसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और जब 52वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था, तो इसके तहत 4 भाषाओं को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ये 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, इन 4 भाषाओं को 2003 में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो आपको पता लग गया कि इन 8 भाषाओं को हमारे संविधान में कब कब जोड़ा गया था। तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दल बदल कानून से। जो हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची है ये दल बदल कानून से संबंधित है। अगर आपसे ये पूछा जाए 10वीं अनुसूची को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, तब जाके 10वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। दल बदल कानून ये क्या है, तो इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अपनी मर्जी से जाता है, तो उस व्यक्ति की जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाएगी और उस पर दल बदल कानून चलाया जाएगा। तो इसका प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची इसमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची है, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले जो क्षेत्र हैं, यानी कि SC और ST वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे प्रशासन और नियंत्रण किस प्रकार से होगा ये बताया गया है। जबकि संविधान की 6ठी अनुसूची में केवल और केवल जो ST वाले क्षेत्र हैं, यानी कि जो अनुसूचित जनजाति वाले 4 क्षेत्र हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण किस प्रकार से होगा ये बताया गया है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर जो राज्य है इसमें 6ठी अनुसूची शामिल नहीं है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों पे 6ठी अनुसूची लागू होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। संविधान की दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन कौन से आते हैं इसमें, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें हमारे भारत के राष्ट्रपति आ जाते हैं, राज्यों के राज्यपाल आ जाते हैं, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आ जाते हैं, राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति आ जाते हैं, हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो भी इसमें आते हैं, और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है हमारे भारत के वो भी इसमें आते हैं, और जो राज्यों के राज्यपाल हैं, तो इन सभी के वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे अधिक सैलरी वर्तमान में हमारे भारत में किसकी है, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति की सबसे अधिक सैलरी है वर्तमान में। इनकी सैलरी कितनी है, तो इनकी सैलरी 5 लाख रुपए है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वीं अनुसूची में। हमारे संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, इसमें अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वाले क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण किस प्रकार से होगा, ये उपबंध किया गया है। जबकि 6ठी अनुसूची जो है, ये केवल और केवल 4 राज्यों पर लागू होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र है, यहाँ पे प्रशासन किस प्रकार से होगा, ये बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र का नाम आया तो इससे संबंधित आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है, तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का जो उल्लेख है हमारे संविधान के भाग 10 में किया गया है। और इससे संबंधित आर्टिकल कौन कौन सा है, तो इससे संबंधित केवल 2 ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244A। ये जो 2 आर्टिकल हैं, ये अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की ग्रामीण अनुसूची किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज से संबंधित है। हमारे संविधान की ग्रामीण सूची में पंचायती राज व्यवस्था को काम करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इन 29 विषयों का उल्लेख ग्रामीण सूची में किया गया है। ग्रामीण सूची को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया है, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में जब किया गया था, तो इसके तहत ग्रामीण सूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नाम आया तो इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है, तो हमारे संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 तक जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए हमारे संविधान में कितने प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, तो हमारे संविधान में कुल 3 प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। अगर ये पूछा जाए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। अगर ये पूछा जाए द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था, तो अशोक मेहता समिति ने सबसे पहले द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति ने ये कहा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये 2 स्तर की होनी चाहिए, जिला पंचायत और पंचायत समिति। तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव सबसे पहले अशोक मेहता समिति ने दिया था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो राजस्थान। राजस्थान जो था ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था। राजस्थान के किस जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। अगर ये पूछा जाए वो दूसरा राज्य कौन सा था जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य था। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया था, तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, अगर ये पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में कब लागू किया गया था, तो 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में लागू किया गया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि हर साल 24 अप्रैल को हमारे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर ये पूछा जाए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
प्रथम संविधान संशोधन जब 1991 में किया गया था, तब 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है? तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो इसी के तहत हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का निर्माण किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों का जो उल्लेख है, ये हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि संघ सूची में जो विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, ये किसे प्रदान किया गया है? तो संघ सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है, ये केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है, जबकि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है, ये राज्य सरकार को प्रदान किया गया है, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को प्रदान किया गया है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, जबकि मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। और राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, जबकि मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे। ठीक है, और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, जबकि मूल संविधान में समवर्ती सूची में 47 विषय थे। तो ये भी पता होना चाहिए कि मूल संविधान में कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं इन सूचियों में, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, जबकि मूल संविधान में 97 विषय थे। और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, जबकि मूल संविधान में 66 विषय थे। और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, जबकि मूल संविधान में 47 विषय थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगर पालिका से। हमारे संविधान की जो 12वीं अनुसूची है, ये नगर पालिका से संबंधित है। 12वीं अनुसूची को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 74वां संविधान संशोधन जब 1993 में किया गया था, तब 12वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिकाओं को काम करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इन 18 विषयों का उल्लेख 12वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे नगर पालिका का नाम आ गया है, तो आपको इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए नगर पालिका का उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है, तो हमारे संविधान के भाग 9A में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। नगर पालिकाओं से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243ZG तक जो है, ये नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले नगर निगम की स्थापना किस शहर में की गई थी, तो मद्रास शहर में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1626 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगर ये पूछा जाए मद्रास के बाद किन शहरों में नगर निगम की स्थापना की गई, तो कलकत्ता और बम्बई में मद्रास के बाद नगर निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1726 ईस्वी में कलकत्ता और मुंबई में नगर निगम की स्थापना की गई थी, मद्रास शहर के बाद। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3री अनुसूची में। हमारे संविधान की जो 2री अनुसूची है, इसमें जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, उप प्रधानमंत्री हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, तो इन सभी के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख 2री अनुसूची में किया गया है। यानी कि 2री अनुसूची में सैलरी की बात कही गई है, जबकि 3री अनुसूची में इन्हीं सभी अधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो हमारे भारत के सभी मंत्री हैं, तो ये जब पद ग्रहण करते हैं, तो पद ग्रहण करने के समय ये एक शपथ लेते हैं। तो इसी शपथ का उल्लेख हमारे संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए नमस्कार।